बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 12 के लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा जिसमें आज हम सीखेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन अलोंग विद न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। तो आइए चल के समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम पहले कवर करेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन। तो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपकी बुक से लिया गया है वो ये है कि व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज। तो पहला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का उसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स के साथ क्या होगा अगर आप टाइम पीरियड ऑसिलेटर या फिर वाइब्रेटर का डिक्रीज कर दें। रिपल टैंक के ऊपर जो वाइब्रेटर या ऑसिलेटर लगा है अगर उसका टाइम पीरियड कम हो गया तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होंगी या ज्यादा होंगी, ये भी हमने बताना है। और सेकंड पोर्शन में ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ वेव्स, और वेव्स की स्पीड के साथ क्या असर पड़ेगा अगर टाइम पीरियड ऑसिलेटर का कम हो गया। तो यहां देखें कि सबसे पहले हमें यह पता हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है। तो देखें कि इसके आंसर में है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन करते हैं। ये हम अपने लेक्चर्स में समझ कर आए हैं कि अगर टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है कि व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन हमें यही बता रहा है। और सेकंड थिंग इज कि व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ वेव्स। तो इसके लिए ये है कि द स्पीड ऑफ वेव्स इन द रिपल टैंक रिमेन द सेम। स्पीड इफेक्ट नहीं होगी बिकॉज वेव स्पीड डिपेंड ऑन द मीडियम वाटर एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑन और टाइम पीरियड। कि जो स्पीड है वेव्स की वो डिपेंड करेगी कि मीडियम कैसा है, वो ये डिपेंड नहीं करेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है या टाइम पीरियड क्या है, बल्कि वो ये डिपेंड करेगी स्पीड के किस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर आप इसको इन शॉर्टली कहना चाहें तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड और वेव स्पीड रिमेन कांस्टेंट। वेव स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल हैपन टू द वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ द वाटर वेव्स मूव if the water waves enter from deep water to shallow water region। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के साथ क्या होगा अगर वाटर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ। इसको समझिए इस फिगर से, जैसे यहां से वाटर वेव्स जो हैं वो जनरेट होकर, ये डीप वाटर है, गहरा पानी है, और यहां से ये शैलो वाटर की तरफ अगर मूव कर रही हैं तो फिर वेवलेंथ क्या होगी। आप देख रहे हैं कि डीप वाटर से जब ये शैलो वाटर की तरफ जाती हैं तो हमने फिनोमेना देखा था कि यहाँ रिफ्रैक्शन होती है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा होता है। मीडियम यहाँ वाटर तो सेम ही है लेकिन एक डीप वाटर है, डीप वाटर में स्पीड और होती है। जब वो जाएगा शैलो वाटर में वेव्स जाएंगी तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड चेंज होने से बेसिकली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। एनीवे यहां देखें कि वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, जब ये शैलो वाटर में जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ अगर कम हुई तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा में अगर आप देखें कि लेमडा और v का जो रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो दैट मीन स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। अब हम इसको लिखते हैं इसके आंसर को। तो यहां लिखा है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है जैसे कि अभी आपने देखा, स्पीड भी डिक्रीज होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं, यानी अगर ये एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरी चीज भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट ये एक और चीज भी इसमें समझने वाली ये भी है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर्टी है प्रोड्यूसर की, मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी जहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। टाइम पीरियड भी उस पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन जो स्पीड वगैरह है वो जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही होती है, वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। इस वजह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होता। तो यहां लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स। हाँ, प्रोड्यूसर मैं कह रहा था, एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए सोर्स है। एंड डू नॉट चेंज बट द स्पीड ऑफ द वेव्स डिक्रीज इन शैलो वाटर ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। लेकिन स्पीड उसकी कम हो जाएगी क्योंकि वहां रेजिस्टेंस हो रही है।
एंड यहाँ देखें आप इसमें कि स्पीड और वेव लेंथ का जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है, वेव लेंथ कम होगी तो स्पीड भी कम होगी, लेकिन यहाँ फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, ये इफेक्ट नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट इसका सारा आंसर था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन आर टेकिंग प्लेस एट द सन, वी गेट हीट ऑन द अर्थ बट डोंट हियर साउंड, व्हाई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं सन के ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ हीट मिलती है, यानी हीट वेव्स हमारे तक आती हैं, जबकि साउंड वेव्स हमारे पास नहीं आती। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि जो हीट है वो आपने पीछे पढ़ कर आए हैं, ये बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती हैं। इसके बरअक्स जो साउंड वेव्स है उसको मीडियम चाहिए, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम नहीं होगा दरमियान में, यानी एयर नहीं होगी, तो फिर वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इसका आंसर ये है कि we receive heat from the sun because heat travel as electromagnetic waves, infrared radiation, which can move through the vacuum of space. Or however, we do not hear the sound from the sun nuclear explosion because sound needs a material medium like air, water or soil. ठीक है, since space between the sun and earth is vacuum, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि हीट रीचेस अर्थ वाया रेडिएशन और सन डू नॉट रीच अर्थ बिकॉज स्पेस इज अ वैक्यूम। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि व्हाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर? वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट क्यों होती हैं डीप और शैलो वाटर वेव्स की बाउंड्री पर? जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास है डीप वाटर इस साइड पर और राइट साइड पर हमारे पास है शैलो वाटर। और शैलो वाटर और डीप वाटर की बाउंड्री कौन सी है? ये जो लाइन है जो इन दोनों को अलग अलग कर रही है, ये इसकी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन क्यों होती है? एक तो ये इसका क्वेश्चन है, और कह रहा है कि रिलेट दिस बिहेवियर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो बिहेवियर है रिफ्रैक्शन का, इसको लाइट के साथ आप रिलेट करें। तो स्टूडेंट लाइट में भी ऐसा ही होता है कि लाइट में जब रेयर मीडियम से, यानी एयर से, ये रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज ट्रेवल करती हैं तो वो बेंड कर जाती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है कि लाइट रेज जब इस डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाती हैं तो वो बेंडिंग आ जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट और होती है, जब वो डेंसर मीडियम में जाती हैं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसको जिस तरह अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ रहे थे कि मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी कि अगर आप भाग रहे हों प्लेन रोड के ऊपर, बिल्कुल साफ रोड के ऊपर, और एकदम से आगे कीचड़ आ जाए, यानी काफ़ी कीचड़ आ जाए, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, जो लाइट है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रही होती है। जो ही वो डेंसर मीडियम में जाती है, गिलास जहाँ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये जाती है तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने से वो इस बाउंड्री पर क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ देखें कि इधर इनकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि डीप वाटर है, वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड भी यहाँ ज़्यादा है। जो ही ये शैलो वाटर में जाएंगी वेव्स, तो इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अब हम इसको समझते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो स्टूडेंट आंसर ये है कि वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर। क्यों रिफ्रैक्ट होता है? बिकॉज देयर स्पीड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डेप्थ। डेप्थ के चेंज होने से इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। शैलो वाटर वेव्स मूव स्लोअर, शैलो वाटर में वेव्स आहिस्ता मूव करती हैं एंड द डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डीप वाटर में वेव्स ज्यादा तेजी से मूव करती हैं। दिस बेंडिंग वेव्स डायरेक्शन एट द बाउंड्री इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जस्ट लाइक इन लाइट। और रिलेशन विद लाइट, लाइट के साथ अगर हम रिलेशन की बात करें तो लाइट इज आल्सो रिफ्रैक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एयर से गिलास में अगर वो ट्रेवल हो रही हैं, जैसा अभी आपने देखा था, तो ड्यू टू चेंज इट स्पीड, वहां भी स्पीड चेंज हो जाती है। just like light bends toward the normal in the denser medium, water waves bend when they enter shallow water। वहाँ एक नॉर्मल लाइन थी, उस नॉर्मल लाइन की तरफ ये बेंड कर रही थी, और बिल्कुल ऐसे ही वाटर वेव्स भी बेंड करती हैं जब ये शैलो वाटर रीजन में इंटर करती हैं।
तो इन शॉर्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड और वाटर वेव्स रिफ्रैक्शन इज सिमिलर टू द लाइट वेव्स रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। Question number 5 is classify different waves types based on whether they are require a material medium for propagation। यहाँ हमने क्लासिफिकेशन करनी है डिफरेंट वेव्स की जो कि बेस कर रही है मटेरियल मीडियम के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नीड फॉर द मीडियम। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है और जिसमें साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, साइज्मिक वेव्स हैं, और दूसरी जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें लाइट रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है विच कैन सेल्फ प्रोपोगेट, वो सेल्फ प्रोपोगेट करती है थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस। दैट्स व्हाई सनलाइट एंड रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस एंड रीचेज अर्थ विदाउट एनी मीडियम। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट बिकॉज दे आर फील्ड बेस्ड वेव्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स अक्कर। वो कौन सी कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन मैक्सिमम अक्कर हो? तो स्टूडेंट डायफ्रैक्शन डिपेंड कर रही होती है कि जो अपर्चर है, जो नैरो स्लिट्स है, उसका साइज क्या है। अगर वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ तो फिर मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी। यानी जो नैरो साइज है, इस डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को हम पीछे समझ कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले डायफ्रैक्शन को समझें कि वो क्या होता है, तब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। स्लिट साइज जिसमें से वेव्स गुजरती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ के, यानी जितनी वेवलेंथ है उतना ही स्लिट साइज होना चाहिए। अगर ये स्लिट साइज ज्यादा हुआ वेवलेंथ से तो बहुत कम डायफ्रैक्शन होगी, और अगर ये स्लिट साइज बहुत कम हुआ, छोटा हुआ वेवलेंथ से, तो वेव ज्यादातर ब्लॉक्ड भी हो सकती है। मैक्सिमम स्प्रेडिंग हैपन व्हेन बोथ आर नियरली इक्वल। जब ये स्लिट साइज और वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे तो फिर जो है वो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी। रिपल टैंक के अंदर व्हेन वाटर वेव्स पास थ्रू द नैरो गैप close in the size to their wavelength, they spread widely after the gap, showing maximum diffraction. स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय डिस्क्राइबिंग हाउ ईच प्रोसेस इफेक्ट द वेव डायरेक्शन एंड स्पीड। तो सबसे पहले हम इसका इधर तक ये पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है। तो यहाँ देखें कि डायफ्रैक्शन और स्पीड के लिहाज से हमने देखना है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वेव डायरेक्शंस चेंज होती है बट रिमेन इन द सेम मीडियम, लेकिन वो उसी मीडियम में रहते हैं। यानी वेव की जो डायरेक्शन होती है वो पहले दूसरी तरफ जा रही होती है, लेकिन आगे जब ऑब्स्टेकल होता है, रिजिड मीडियम होता है, तो बाउंस बैक हो जाती है। तो इस तरह वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। लेकिन स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन इंटायरली इंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम डिफरेंट हो जाता है। वेव स्पीड रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज नहीं होती और रिफ्रैक्शन के अंदर वेव स्पीड चेंज होती है, और ये डिपेंड करेगा कि किस मीडियम के अंदर वो गई हैं। एक मीडियम से दूसरा मीडियम जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो वो दूसरा मीडियम कौन सा है। नेक्स्ट है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट बोथ फिनोमेना यूजिंग अ रिपल टैंक एंड एवेल्युएट हाउ चेंजेस इन द मीडियम इफेक्ट ईच प्रोसेस। तो इस के आंसर के लिए सबसे पहले हम रिपल टैंक के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो रिपल टैंक चाहिए, प्लेन ऑब्स्टेकल चाहिए, ग्लास प्लास्टिक शीट चाहिए, लाइट सोर्स और वाटर चाहिए। ये हमें मटेरियल चाहिए रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट देखें कि अगर हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है रिफ्लेक्शन को, तो प्लेस अ प्लेन बैरियर, एक प्लेन बैरियर रख दें रिपल टैंक के अंदर, जनरेट स्ट्रेट वाटर वेव्स को जनरेट करें और ऑब्जर्व वाटर वेव्स बाउंस बैक व्हेन दे हिट द बैरियर। जब वो बैरियर को हिट करेंगी तो बाउंस बैक होंगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और रिफ्रैक्शन को अगर हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है तो प्लेस अ ट्रांसपेरेंट शीट। अब आपने ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है ऑन द टैंक फ्लोर टू क्रिएट द शैलो रीजन।
ताकि वो शैलो रीजन वहां क्रिएट हो सके। अब स्ट्रेट वेव्स दोबारा करनी है। ऑब्जर्व द चेंज, वेव्स चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को चेंज करेंगे और स्लो डाउन हो जाएंगी। द वेव लेंथ डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि इफेक्ट ऑफ मीडियम के ऊपर क्या होगा। रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज मीडियम हैज नो इफेक्ट, मीडियम जब चेंज होगा तो इससे इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वेव स्टे इन द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन के अंदर चेंजिंग मीडियम अल्टर्स वेव स्पीड एंड डायरेक्शन, वो वेव स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टूडेंट न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव्स। यानी यहाँ हमें ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वेव लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि हमने यहाँ डाटा लिख दिया, नंबर ऑफ वेव्स 10 है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 20 मीटर है और वेव स्पीड हमारे पास यहाँ ये व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी के लिए उसने वेव स्पीड भी दी है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए 12 मीटर पर सेकंड। तो वेव कैलकुलेशन हमने पहले फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ वेव लेंथ फार्मूला लिखेंगे कि वेव लेंथ इक्वल होता है टोटल लेंथ ओवर नंबर ऑफ वेव्स। तो टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 10, इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 मीटर आता है। फ्रीक्वेंसी अगर हमने निकालनी है तो इसके लिए ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लेमडा को इधर जाकर हमें डिवाइड करना होगा वेलोसिटी के नीचे। तो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है जबकि वेव लेंथ हमारे पास 2 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 6 हर्ट्ज। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, waves cover this length in 2 seconds of a distance between two consecutive crust and trough is 10 cm, then find the number of waves, frequency of the waves and their time period। अब इसमें डाटा जो हमारे पास है वो ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं वेव्स 1.5 मीटर का, जबकि टाइम कितना लगा रही हैं 2 सेकंड लगा रही हैं, और डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ यानी एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट के दरमियान फासला नहीं है, वो वेव लेंथ होता है। एक क्रस्ट से ट्रफ के दरमियान फासला है, तो क्रस्ट से ट्रफ के दरमियान फासला है तो ये हाफ वेव लेंथ है। तो अगर हमने पूरी वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रफ से अगली क्रस्ट जाने तक ये इतना ही डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फुल वेव लेंथ आ जाएगी। अब ये फुल वेव लेंथ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेव्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड देयर टाइम पीरियड। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 1.5 मीटर का, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड का, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहली चीज हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स का क्या फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर वेव लेंथ, कि टोटल डिस्टेंस कितना है और वेव लेंथ कितनी है एक वेव की, तो नंबर ऑफ वेव्स हमें पता चल जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस 1.5 का है, वेव लेंथ हमारे पास 0.2 है, ये यहाँ देखें 0.2 मीटर हमने निकाली थी वेव, तो इस तरह नंबर ऑफ वेव 7.5 आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। f को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो लेमडा को इस तरफ जाकर डिवाइड कर दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू 0.75 है, ये हमने यहाँ निकाली है, और वेव लेंथ 0.20 है, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आती है 3.75 हर्ट्ज। इस तरह टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आपने 3.75 को 1 से डिवाइड करना है तो 0.267 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेव लेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है रेड लाइट की, तो यहाँ देखें कि वेव लेंथ हमारे पास उन्होंने गिवन है जो कि 700 नैनोमीटर है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें पता हो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ देखें हमने निकालनी फ्रीक्वेंसी है तो फार्मूला वही लिखा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब लेमडा को इधर जाकर डिवाइड कर दे v के नीचे, लेकिन v वेलोसिटी है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है। वहाँ हमने जब हम लेक्चर के अंदर इसको ड्राइव कर रहे थे तो वहाँ हमने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, लाइट होगी, तो फिर आपने v को रिप्लेस कर लेना है विद c से। तो c से रिप्लेस कर लेना है v को, और
यहाँ हम अगर इसको फार्मूला को सही करके लिखें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा C ओवर लैम्डा। तो C स्पीड ऑफ लाइट ये है, लैम्डा ये है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4.29 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव्स हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? अब हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर को आपने मीटर में लेकर जाना है, डिवाइड बाय 100 करने से आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें, लैम्डा की वैल्यू लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें 90 मेगाहर्ट्ज है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, क्योंकि अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। लैम्डा तो इधर ही रहेगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, f को जाकर इधर डिवाइड कर दें तो ऊपर जो v है वो चेंज हो जाएगा विद c से, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो c लिखें 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और फ्रीक्वेंसी लिखें 90 मल्टीप्लाई 10⁻6, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आता है 3.33 मीटर। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा 12 यूनिट कंप्लीट हुआ। इसके एमसीक्यूज और कुछ कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन कभी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह यूनिट 13 को। अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।